उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यह खूबसूरत सी लाइन अगर मुझे बिहार में या भारत में किसी एक व्यक्ति को डेडिकेट करना हो तो मेरे हिट लिस्ट में पहले नंबर पे बिहार का शेर यानी कि बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम होगा। दोस्तों, जब 80 साल की उम्र में हमारे आपके घर के बुजुर्ग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जल्दी मुझे ले चलिए और स्वर्ग नरक की बात करते हैं, उस समय इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, और ना सिर्फ लोहा लिया, अंग्रेजों को हराया भी। तो नमस्कार है दोस्तों, आप सभी लोगों को। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 1857 के क्रांति का या विद्रोह का सबसे बहादुर योद्धा, सबसे बहादुर किरदार यानी कि बाबू वीर कुंवर सिंह। हमारे इस इंडिपेंडेंट डे सीरीज के क्रम में आज मेरा पहला वीडियो आपको नजर आएगा बाबू वीर कुंवर सिंह के ऊपर। यह वीडियो आपके लिए मैं बनाया हूं ताकि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अच्छे से कवर अप कर सके। और ना ही प्रीलिम्स और मेंस, बल्कि मैं चाहता हूं उसके बियॉन्ड भी, एटलीस्ट आप अगर बिहार से हैं या उसके आसपास से हैं और आपको आपकी मिट्टी से प्यार है तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको जरूर हिट करेगी और जरूर देखना चाहिए, तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना चाहिए। हालांकि एक मैं न्यूज़पेपर मंगाया जिसको मैं अगले वीडियो में कवर अप करूंगा, यू कैन वॉच इट, आप देख सकते हैं। आजाद भारत का पहला अखबार, ये मैं अभी अनकवर नहीं किया हूं, मैं करूंगा अगली क्लास में। तो इसमें भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब आजाद भारत का पहला अखबार है, इसमें आप देख सकते हैं। ये मैं अनकवर करूंगा अगली क्लास में। बट आइए, 1857 बिहार के अंगारे, बाबू वीर कुंवर सिंह का शौर्य और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आइए जरा जानते हैं कि आखिर था क्या, किस प्रकार से चीजें चली। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को टर्म किया जाता है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इसको कहा जाता है आजादी का पहला वार, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आखिर क्यों इसको कहा जाता है आजादी का, ठीक है, आजादी का पहला, ठीक है, आजादी का पहला वार या पहला जो हम कह सकते हैं किसको, तो ये बेसिकली याद रखिएगा, इट इज नॉट जस्ट अ सिपाही म्यूटनी। ये जो था, नॉट जस्ट अ सिपाही म्यूटनी, यानी कि सिपाही म्यूटनी तो ये सिर्फ नहीं था। इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये बहुत सारे चीजों को मिला करके, जो कि पॉलिटिकल अपराइजिंग था, यानी कि राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने का एक, या राजनीतिक रूप से लोगों के अंदर का जो गुस्सा था वो गुस्सा निकला। हालांकि इसकी शुरुआत अगर हम बात करते हैं तो भारत में मेरठ के एरिया से होती है। इसकी शुरुआत अगर हम बात करते हैं तो भारत में मेरठ के एरिया से होती है, लेकिन बिहार तक पहुंचते पहुंचते इसको मतलब समझिए कि 12 जून का समय लग गया था। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इस 1857 के रिवॉल्ट के बारे में, तो ये बेसिकली मेरठ से शुरू होता है। यहां से एक पॉइंट याद रखिएगा, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है और बिहार आते आते 12 जून 1857, कुछ दिन लग जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे पहलुओं को अपने अंदर उजागर करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर आखिर क्या कारण था 1857 से पहले, क्या ये समस्या नहीं थी? बिल्कुल, बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। तो फिर 1857 से पहले क्यों नहीं विद्रोह हो रहा था? तो कुछ तो कारण होगा। तो आइए जरा जानते हैं कि आखिर 1857 विद्रोह के क्या क्या प्रमुख कारण हैं। तो आइए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1857 विद्रोह के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में, तो कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट, ठीक है, कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉज आखिर क्या था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कॉज था वो था आपका पॉलिटिकल कॉज। वो क्या था आपका? राजनीतिक कारण। पॉलिटिकल कॉज जिसमें आपका आ गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से यानी कि हड़प की नीति। हड़प की नीति के बारे में आपको बताते चले कि हड़प की नीति के तहत जो है, जो बेसिकली इसके अंतर्गत कहा जाता था कि कोई भी राजघराना का अगर उसका खुद का अपने, मतलब कि समझिए कि अपने जो जनरेशन या अपने जो वंश का कोई अगर नहीं है, तो वो किसी और के चाचा भतीजा या इन सब को नहीं राजा बना सकता है। तो ऐसे स्टेट डायरेक्टली जो है राजा के कंट्रोल में आ जाएंगे। और पहला जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से के अंदर आने वाला 1848 में सतारा था। आपको बताते चले, खूब लड़ी मस्तानी सी वो झांसी वाली रानी थी, तो उनकी भी यही कुछ समस्या थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप से। इसके अलावा आपको बताते चले रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। इसके अलावा कारण और कारण की बात करते हैं तो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट,
ठीक है, अब रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट क्या था? तो रिलीजियस डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी एक्ट। अब क्या था ये रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट जिसकी बात अगर हम करते हैं, तो इसके तहत धर्मांतरण यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उन क्रिश्चियन मिशनरियों को ये मतलब खुला छूट था कि आप धर्मांतरण कीजिए। और मोस्टली जो बेसिकली होता क्या था कि नॉर्मली अगर मान के चलिए कोई हिंदू है, वो हिंदू अगर क्रिश्चियनिटी में चला गया, तो उसके क्रिश्चियनिटी में जाने के कारण होता क्या था कि उसको उसको जो बेसिकली समाज के उसका जो प्रॉपर्टी उससे बेदखल कर दिया जाता था। लेकिन अब ये जो कानून आया, ये कानून कहता था कि नहीं, आप अगर क्रिश्चियनिटी की तरफ जाते भी हैं तो भी आपको आपकी प्रॉपर्टी से नहीं हटाया जाएगा, जो कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहा था लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ मूव करने के लिए। तो ये भी एक कारण था, क्योंकि धर्म की बात जो है बड़े इंपॉर्टेंट अपने यहाँ पे होती है। इसके अलावा जनरल सर्विस अगर हम बात करते हैं, कि जनरल सर्विस इनलाइटमेंट एक्ट 1856 आया था। अब ये क्या था जनरल सर्विस इनलाइटमेंट एक्ट, इसके बारे में बताते चलें कि जनरल सर्विस इनलाइटमेंट एक्ट 1856, ये बेसिकली क्या कारण था? तो इसके अंतर्गत कोई भी जो अंग्रेज या कोई भी जो भारतीय सेना में काम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली दूसरे देशों पे जाते थे। जैसे ओवरसीज जब अपनी ड्यूटी करते थे तो समुंदर के रास्ते से जाते थे, और पहले के समय में समुंदर में जाना मतलब हमारे धर्म में माना जाता था कि धर्म भ्रष्ट हो गया। तो इस कारण से उनका गांव में हुक्का पानी बंद हो रहा था, जो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक असंतोष की भावना जो है क्रिएट कर रहा था। इसके अलावा ब्रिटिश लीगल कोड आया, एक नया आया कोड जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश लीगल कोड। और ये जो ब्रिटिश लीगल कोड था, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हिंदू लॉ है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इस्लाम लॉ है, जिसको सरिया लॉ हम कहते हैं, इसको रिप्लेस कर रहा था, जो कि कहीं ना कहीं इनका खुद का कारण था, जो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि इनको एक एक समझिए कि लग रहा था कि हमारे भावना को ये कर रहा है। इसके अलावा ब्राउन बेस राइफल पहले चलता था, पहले ये लोग चलाते थे ब्राउन बेस राइफल, ठीक है, ये हालांकि चिंगारी के रूप में काम करता है, ब्राउन बेस राइफल। अब इस ब्राउन बेस राइफल को इन लोगों ने रिप्लेस किया था रॉयल इनफील्ड राइफल से। अभी जो रॉयल इनफील्ड राइफल से इन्होंने इसको रिप्लेस किया, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को दर्शा रहा था कि आप जो राइफल जो था, इस राइफल की खास बात थी कि इसका जो कारतूस था, उस कारतूस में ऐसा अफवाह हो रहा, अंग्रेज लोग इसका क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन इंडियन लोग ने बोला कि भाई उसके जो कारतूस है उसमें जो ग्रीस है, उसका जो ग्रीस के रूप में जो चर्बी का इस्तेमाल किया गया सुअर का और गाय का। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, सुअर मुसलमानों के लिए हराम है। तो एट द एंड देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को दर्शा रहा था कि भाई ये जो है मतलब हमारे धर्म के ऊपर खेला जा रहा है, और ये भी कारण था। इसके अलावा इकोनॉमी कारण तो बहुत सारे थे ही थे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट आ जाना, लैंड रिफॉर्म आ जाना, इसके अलावा कोई भी जो इकोनॉमी का पूरा धराशायी कर देना। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं जो इंडियन के अपने ट्रेड्स एंड गुड्स हैं उन सब को बेसिकली टैक्स ज्यादा लेना और इन लोग से टैक्स कम लेना, तो ये सब कहीं ना कहीं आपस में मिल करके शुरुआत करते हैं 1857 के रिवॉल्ट का। ठीक है, तो आइए अब जरा जानते हैं हम लोग कारण कि जो 1857 का रिवॉल्ट है, अगर हम असल में इसकी बात करते हैं 1857 के रिवॉल्ट का, तो बिहार की बात जब हम लोग करते हैं तो आखिर उससे पहले क्या हुआ था। तो 29 मार्च 1857 की बात है, बैरकपुर में 34 नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने चर्बीदार कारतूस का विरोध किया और सार्जेंट हसडेन और लेफ्टिनेंट बॉक पर जानलेवा हमला किया, और अल्टीमेटली उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। उसके पहले मतलब उसके पहले भी अगर हम बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी, जिसके बारे में आपको बताते चलें, ये वास्तविक उद्भव के रूप में हम लोग को जाना जाता है, मतलब कहा जाए कि ये तो बेसिकली इंसिडेंट हुआ। इस इंसिडेंट के बाद जो रियल उद्भव या रियल जो हम कह सकते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट कहां से शुरू हुआ, तो 10 मई 1857 को जो मेरठ छावनी है, यहां के वास्तविक उद्भव सैनिक ने जेल तोड़ी और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, और बहादुर शाह द्वितीय जो कि मुगल बादशाह था, इसको भारत का नेता घोषित कर दिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई मुगल बादशाह, व्हाई नॉट सम अदर। तो मुगलों का एक शुरुआत से एक परसेप्शन बना हुआ था, हालांकि मुगल इस समय तक काफी कमजोर हो चुके थे, और उनके कमजोर होने का ही नतीजा था कि अंग्रेज लोगों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। तो बेसिकली मुगल जब कमजोर हो चुके थे, तो लेकिन एक सिंबॉलिक रूप से मुगलों को ये लोग एज ए बड़ी ताकत के रूप में देख रहे थे। तो दैट्स रीजन बिहाइंड जो मुगल हैं, ये मुगलों को इन्होंने नेता किया। और याद रखिएगा, लोटस एंड रोटी, ये बेसिकली क्या था, तो 1857 के रिवॉल्ट का एक सिंबल के रूप में हम लोग इसको जानते हैं।
नेक्स्ट इज सर की रणभूमि का 1857 में आपको ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं कि कहां पे कौन लीड कर रहा था। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर, और दमनकर्ता कौन थे, तो निकोलस हडसन। कानपुर में नाना साहब लीड कर रहे थे, दमनकर्ता कौन थे, कैम्पबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल लीड कर रही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे कौन, तो कैम्पबेल यहाँ पे भी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पे ह्यूज रो। ह्यूज रो के बारे में भी आपको बताएंगे। ह्यूज रो बताती है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि भाई शी इज द ओनली मैन अमॉन्ग ऑल द सोल्जर्स, तो बड़ी बहादुर है, ये जिक्र करती हैं। और बिहार में वीर कुंवर सिंह, जिसपे आज का हमारा पूरा का पूरा थीम बेस्ड होगा। विलियम टेलर और लियाकत अली आपके इलाहाबाद में, नील इसको खत्म करते हैं। खान बहादुर आपके बरेली में, इसको विंसेंट अय्यर खत्म करते हैं। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और इसको रेनाल्ड जो है, ये आपके इसके दमन करता थे। अब एट द एंड अगर हम बात करते हैं सर, तो बिहार में ये 1857 की रिवॉल्ट की शुरुआत कहां से होती है, तो अगला हेडिंग डालिएगा आपको, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड बिहार। ठीक है, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड बिहार, यानी कि बिहार में 1857 का रिवॉल्ट और बिहार। तो बिहार की बात जब हम लोग करते हैं, तो आखिर 1857 की रिवॉल्ट की शुरुआत चिंगारी के रूप में कब होती है, तो इस डेट को याद रख लीजिएगा, 12 जून 1857। एक्चुअल में हो क्या रहा था, तो जैसे अंग्रेज लोग हैं, तो अंग्रेज लोग जो सेना लोग हैं, सेना समय पार्टी हार्ट का कल्चर बहुत ज्यादा है। आप देखिएगा आज भी सेना लोगों में पार्टी हार्ट जो है, मतलब पार्टी लोग पार्टी उटी बहुत करता है। तो 32nd नेटिव इन्फेंट्री का, 32nd नेटिव इन्फेंट्री एक बटालियन थी, जिसका नाम क्या था, 32nd इन्फेंट्री या 32nd जो नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 32nd नेटिव इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिक, ये एक बटालियन थी। ये बटालियन कहां पोस्टेड थी, तो रोहिणी गांव में। कहां पे बाबू, तो रोहिणी गांव। रोहिणी गांव आज के प्रेजेंट डे अगर हम बात करते हैं, तो देवघर में पड़ता है, जो कि आज के प्रेजेंट डे का हमारा झारखंड जिला, झारखंड राज्य का नजर आता है देवघर जिला। तो एक्चुअली में हो क्या रहा था कि लोग पार्टी कर रहे थे। इस पार्टी में लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेजली, पार्टी में कौन कौन था, तो बहुत सारे लोग थे। लेफ्टिनेंट नॉर्मल, ये प्रमुख नाम बताते चले, लेजली। ठीक है, लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेजली। दूसरा नाम अगर हम बात करते हैं, तो दूसरा नाम जो इस पार्टी में था वो कौन था, तो सार्जेंट डी आर ग्रांट। दूसरा नाम कौन था, तो सार्जेंट डी आर ग्रैंड। ठीक है, और जो तीसरा नाम था वो था आपके मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि ये सब पार्टी कर रहा था। तो 32nd नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही सब, उसको पता चला कि भाई ऐसे ऐसे पूरा देश भर में जो कारतूस है उसके खिलाफ विद्रोह चल रहा है, तो इन्होंने सिपाही लोगों ने क्या किया, इनके ऊपर बम फेंक दिया। अब इस बम में क्या हो गया कि लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेजली और सार्जेंट डी आर ग्रांट टे बोल दिया, टे बोल दिया मतलब मर गया। लेकिन उसके बाद फिर मैकडोनल्ड किसी तरह भाग निकला, और लास्ट में आकर के मैकडोनल्ड ने इस विद्रोह को सप्रेस किया। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि किसने इस विद्रोह को सप्रेस किया, तो मैकडोनल्ड ने इस विद्रोह को सप्रेस किया। अब होता क्या है कि यहां से शुरुआत हो जाती है, और इसके बाद पूरे के पूरे बिहार के ना सिर्फ सिपाही, ना सिर्फ सिपाही, उस समय सिपाही को सिपोए अंग्रेज लोग कहते थे सर, सिपोए, जबकि जो सिविलियंस हैं, खासकर जो जमींदार है, जमींदार लोगों को कुछ बचता नहीं था। आपको भी पता है कि परमानेंट सेटलमेंट टाइप की चीजें जब अंग्रेज लाते हैं बिहार में, तो परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार को कितना मिलता था, ओनली 1/11। और पूरा का पूरा माल कौन खाता था, अंग्रेज खाता था। तो और जनता का गुस्सा किसको, जमींदारों को। तो जमींदार जनता के साथ मिलकर के उसको बताया था, और ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे जमींदार जो थे इसमें अंग्रेजों के अगेंस्ट जो है यहाँ पे हमको नजर आ जाते हैं। और यही जो अंग्रेजों के अगेंस्ट यहाँ पे हमको नजर आते हैं, यही बेसिकली एक जो है, एक हम कह सकते हैं कि एक कारण के रूप में हम लोग को यहाँ पे मौजूद नजर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो गए कि यहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही है, कैसे चल रही हैं, और क्या इसके पीछे का प्रावधान है। इज इट क्लियर, चलिए आइए। अब जैसे हम बात करते हैं कि सर ये चीज तो हमको समझ में आ गया, अब आखिर टर्निंग पॉइंट क्या था इस विद्रोह का, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन रिवॉल्ट। तो अगला हेडिंग डालिएगा, टर्निंग पॉइंट इन रिवॉल्ट, टर्निंग पॉइंट इन रिवॉल्ट। अब जब हम बात करते हैं कि आखिर इस रिवॉल्ट में क्या ऐसा मेजर टर्निंग पॉइंट था, तो ऐसे तो हम बात करते हैं तो मेजर टर्निंग पॉइंट जो है बिहार में आग का फैलाव या प्रारंभिक विद्रोह की बात जब हम लोग करते हैं, या उससे पहले हम अगर बात करते हैं, तो एक जबरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पीर अली। नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। पीर अली बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, पीर अली। तो पीर अली बेसिकली थे क्या, तो पीर अली बेसिकली किताब विक्रेता थे। कई जगहों पे बुक बाइंडर भी लिखा गया है, किताब विक्रेता, तो किताब से रिलेटेड इनका काम था। ये एक्चुअल में थे कहाँ के, तो आजमगढ़ के रहने वाले थे। एक्चुअल में कहाँ के थे, तो आजमगढ़ जो है, आजमगढ़ यूपी के रहने वाले थे, और यहाँ पे क्रांतिकारी किताबों का प्रचार प्रसार करते थे। तो डी आर लाइल जो था उस समय में ओपीएम एजेंट था, नाम याद रखिएगा, डी आर लाइल। तो डी आर लाइल कौन था उस समय में, तो डी आर लाइल जो था ये था ओपीएम एजेंट।
ओपियम क्या है, तो ओपियम की बात करें तो ओपियम मतलब होता है अफीम। और उस समय में मेरे भाई जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पसंदीदा या अंग्रेज लोग को सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता था वो ओपियम से बिहार के क्षेत्र से होता था। तो जब ओपियम से सबसे ज्यादा इनको प्रॉफिट होता था तो कहीं ना कहीं ये जो ओपियम है, इस ओपियम का एजेंट था डीआर लिल। और डीआर लाइल या लिल कह लीजिए, तो इसको जो है पीर अली टारगेट किए। तो पीर अली अपने साथियों के साथ, इनका नारा था यहाँ पे दीन बोलो दीन, याद रखिएगा इनका नारा क्या था, दीन बोलो दीन जो था ये इनका नारा था। इन्होंने टारगेट किया डॉक्टर लिल को, और डॉक्टर लिल को जब इन्होंने टारगेट किया और उसके बाद क्या किया, इसको मार दिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, मार दिया। और इसके बाद जो है रेबल सिपाही, जो बहुत सारे रेबल सिपाही हैं वो भी इनके साथ आ गए, और साथ ही साथ बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे, क्योंकि मुस्लिम के बहुत जाने माने चर्चित चेहरे ये थे, तो बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो बेसिकली यहाँ पे आ गए। उसके बाद इसी बीच में पटना का उस समय में कमिश्नर था, इस नाम को याद रखिएगा, विलियम टेलर। खचरा आदमी था विलियम टेलर। तो विलियम टेलर क्या था, उस समय पटना का कमिश्नर था। अब पटना आज की तरह उस समय में घनी आबादी का नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, डोर टू डोर सर्च टू सर्च कैंपेन किया। और 6 से 7 जुलाई 1857, क्योंकि उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पदाधिकारी डॉक्टर लिल मल चुका है, डीआर लिल मल चुका है, तो इसने क्या किया कि डोर टू डोर, यानी कि डोर टू डोर जो है इसने क्या किया, तो कैंपेन शुरू किया। और इस सर्च में इन्होंने क्या किया, तकरीबन तकरीबन हम अगर बात करते हैं तो इस सर्च में तकरीबन तकरीबन जो है पीर अली के साथ, पीर अली के साथ लगभग 33 प्लस जो है इन्होंने जो लोग हैं क्रांतिकारी हैं इनको इन्होंने पकड़ लिया। और अल्टीमेटली जो है 7 जुलाई को, अल्टीमेटली जो है 7 जुलाई को, यानी कि 7 जुलाई को पब्लिकली, मतलब पब्लिकली इन्होंने इस एक्ट को किया पूरी जनता के सामने कि तुम अगर ऐसे करोगे तो तुमको भी बेसिकली इस टाइप के फांसी में चढ़ा दिया जाएगा। पीर अली, आपको बताते चले, पब्लिकली इन्होंने पीर अली और उनके 14 साथी को, मतलब टोटल जो थे, टोटल अगर हम बात करते हैं तो 15 लोग थे, पीर अली प्लस 14 जो इनके साथी थे, इन लोगों को क्या कर दिया, तो फांसी चढ़ा दिया। पीर अली के आखिरी शब्द यहाँ पे क्या थे, तो पीर अली के आखिरी शब्द थे, माई डेथ विल सर्व द कॉज ऑफ फ्रीडम। एकदम ये लाइन अमर कर दिएगा, मेंस में लिखिएगा, माई डेथ, ये लाइन था इनका आखिरी, माई डेथ विल सर्व द कॉज ऑफ फ्रीडम। ये बेसिकली क्या था, तो पीर अली का आखिरी लाइन थे। और इस पीर अली जो अपने आखिरी लाइन में इस लाइन को कहते हैं कि मेरी जो मृत्यु है ये आने वाले वक्त में युगों युगों तक जो है हमारे भारत में हमारे जो मृत्यु है, ये जो मेरी मृत्यु ऐसी जाए नहीं जाएगी, आने वाले वक्त में युगों युगों तक जो है ये बेसिकली हम इंडिपेंडेंट को, हमारी आजादी को जरूर से जरूर सर्व करेगी। अब ये जो है इंसिडेंट हुआ। अब इंसिडेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट किस्सा होता क्या है कि इस टाइप का जब इंसिडेंट हो जाता है, जो मैंने आपको बताया, देखिए दीन बोलो दीन, ये चीज मैंने आपको बताया, पटना सिटी के साधारण पुस्तक विक्रेता जिन्होंने नागरिक विद्रोह का नेतृत्व किया, दीन बोलो दीन, 3 जुलाई। और ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आपको बताते चले इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है, इस इंसिडेंट के बाद होता क्या है कि अचानक से जितने भी सिपाही हैं उन सारे के सारे सिपाहियों के अंदर गुस्सा हो जाता है। अब होता क्या है कि 25 जुलाई 1857 मुजफ्फरपुर दानापुर, इसके अलावा मुजफ्फरपुर दानापुर में होता क्या है, तो मुजफ्फरपुर और दानापुर वाले जो ये लोग हैं, ये जो सिपाही कैंटोनमेंट है, ये लोग विद्रोह कर देते हैं। खासकर दानापुर में, खासकर दानापुर एक इनका इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाता है। और दानापुर के सिपाहियों ने क्या किया कि अपने ही वहां पे कार्टिलेज को लूट लिया, गन को लूट लिया, और इनको एक लीडरशिप की जरूरत होती है। और इसी अल्टीमेटली लीडरशिप के चक्कर में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अच्छा एक और चीज आपको बताते चले, यहाँ पे एक चीज बताना आपको भूल गए थे। बेसिकली हुआ क्या था, ये जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बाद ये जो 13 नेटिव इन्फेंट्री है इसको भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया। पॉइंट रखिएगा, स्टोरी का बड़ा इंपॉर्टेंट अहम किरदार है। और भागलपुर में था एक राजा जिसको हम कहते हैं टिकरी राजा। टिकरी राजा जो था अंग्रेजों का चट्टा बट्टा था। तो हुआ क्या कि ये लोग सिपाही सब विद्रोह किया और जा करके सबसे पहले तो टिकरी राजा जो भागलपुर है उसका टिकरी बजा दिया, मतलब बहुत मार मारा उसको, 10,000 रुपया उससे लूट लेता है, अपना सारा सिपाही को फ्री करा देता है। और इधर तब तक वीर कुंवर सिंह जो है काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। अभी वीर कुंवर सिंह के बारे में जब आपको बताएंगे तो बताएंगे, काफी लंबे समय से विद्रोह की तैयारी कर रहे थे। उनको अपना, क्योंकि आर्मी लोगों का एक खास बात होता है कि उनको एक लीडरशिप की जरूरत होती है, बिना लीडर के वो ज्यादा मतलब कि एक्टिव नहीं हो पाते, उनको एक लीडर की जरूरत होती है। तो पहुंचते हैं बिहार के शेर के पास, यानी कि बाबू वीर कुंवर सिंह के पास। और बाबू वीर कुंवर सिंह के पास जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो उसके बाद बाबू वीर कुंवर सिंह का किस्सा यहां से शुरू होता है। आइए, तो शेर का उदय, बिहार का शेर, हम इसको अगर बिहार की शेर बोलें और आपको हम बोलें, क्योंकि हम इस क्लास की शुरुआत ऐसे ही किए थे, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, ठीक है,
और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जब वसूलों पे आँच आए, शुरुआत ऐसे था, जब वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो बिहार के शेर बाबू वीर कुंवर सिंह की यहां से शुरुआत होती है। बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा बहुत आपको हम बताते चले, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहां से आपका क्या क्या बन सकता है कि बहुत सारे ऐसे मिनी जमींदार थे जो कि लॉयल थे, ठीक है। मेजर जो जमींदार, मेजर जो उस समय के जमींदार जो क्या थे, लॉयल थे, यानी कि वफादार थे किसके प्रति, ब्रिटिशर्स के प्रति, यानी कि अंग्रेजों के प्रति। जो बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जो क्या थे, वफादार थे। उसमें कौन कौन अगर हम बात करते हैं, दरभंगा, डुमराव, हथबा सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है सर, दरभंगा, डुमराव। डुमराव आपको बताते चले तो दरभंगा, डुमराव, डुमराव पड़ता है आपके अरे वो बक्सर के पास पड़ता है, और हथवा। तो ये सब कुछ ऐसे थे जो लॉयल थे। इसके अलावा आपको बताते चले, इस समय में कभी कभी पूछ लेता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। तो इस समय में कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, इस नाम को याद रख लीजिएगा। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये क्या थे बेसिकली, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, फेडरिक जेम्स हेलिडे। फेडरिक जेम्स हेलिडे वो कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू, क्या नाम था इनका, फेडरिक जेम्स हेलिडे, ठीक है, हेलिडे। ये कौन थे, तो इनकी बात जब हम करते हैं तो ही इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये क्या थे, एलजी ऑफ बंगाल, मतलब उस समय बिहार जो था बंगाल प्रोविंस के अंतर्गत आता था, तो ये क्या थे, एलजी ऑफ बिहार। पटना के कमिश्नर कौन थे, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पटना के कमिश्नर कौन थे, तो विलियम टेलर क्या थे, तो कमिश्नर ऑफ पटना, ठीक है। पटना डिवीजन, बेसिकली पटना जो डिवीजन था जिसमें शाहाबाद एरिया जो है ना, जैसे आज भी आप देखिएगा कि शाहाबाद का जो एरिया है जिसमें आपके कैमूर, बक्सर, भोजपुर, भोजपुर और ये क्या नाम है, कौन छोड़, रोहतास, ये सारा पटना डिवीजन में ही आता है। तो कमिश्नर जो थे, ठीक है, कमिश्नर जो थे कहाँ के, तो कमिश्नर ऑफ पटना डिवीजन, जो पटना डिवीजन के कमिश्नर थे बाबू, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था विलियम टेलर। तो इसका नाम क्या था ये खचरा आदमी, बहुत खचरा आदमी था ये, चालाक था एकदम, चुस्त चालाक, विलियम टेलर। तो विलियम टेलर जो है, ये कुछ नाम है जहां पे प्रीलिम्स फैक्ट से आपके क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, ठीक है। आइए अब अगला हम लोग हेडिंग डालते हैं। अगला हम लोग का हेडिंग क्या होगा सर, अगला हेडिंग हम लोग डालते हैं। तो अगला हेडिंग सर हम लोग का क्या है, तो अगला हेडिंग सर अगर हम लोग बात करते हैं तो अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग है शेर का उदय, यानी कि बाबू वीर कुंवर सिंह। तो बाबू वीर कुंवर सिंह क्या है, तो बाबू वीर कुंवर सिंह एक शेर का उदय है। बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में आपको बताते चले, ही द जागीरदार ऑफ जगदीशपुर, कहाँ के थे, तो जागीरदार ऑफ जगदीशपुर, ठीक है, जागीरदार ऑफ जगदीशपुर, यानी कि जगदीशपुर स्टेट के क्या थे, तो जागीरदार थे, ठीक है, जगदीशपुर स्टेट के क्या थे, तो जागीरदार थे। इस बात को सारे के सारे बच्चों को दिमाग में रखते हुए हाँ जी चलिए। तो अगर हम बात करते हैं तो शेर का उदय यानी कि बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह क्या थे, तो जागीरदार ऑफ जगदीशपुर स्टेट के थे, जो कि कहां पड़ता है बाबू, तो ये पड़ जाता है शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कहां पड़ता है बाबू, तो ये कहां पड़ता है, तो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो शेर का उदय यानी कि बाबू वीर कुंवर सिंह का उदय होता है। इनका उम्र कितना साल होता है जब इस विद्रोह में ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो 80 साल, मतलब समझिए 80 साल की उम्र में ये लड़ रहे हैं। और हम लोग के यहाँ 80 साल की उम्र में हम लोग के घर के बुजुर्ग लोग पैर को कब्र में डाल के रखते हैं कि अब क्या हम कर सकते हैं, अब तो भगवान का जिस दिन बुलावा आ जाए। लेकिन सुनिए, इनका प्लानिंग ये ऐसा एक दिन का प्लानिंग नहीं था। इनके प्लानिंग और इनके बैकग्राउंड के पीछे जाते हैं तो 1845 में ही इनको भनक लग गया था कि अंग्रेज लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और वहीं से ये लोग जो है एक सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, वीर कुंवर सिंह 1845 से एक सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने पे काम कर रहे थे, यानी कि एक खुफिया विभाग, एक खुफिया अपना डिपार्टमेंट, जो कि राजा ऑफ देव और राजा जो आपके राजा नारायण ऑफ टिकरी, ठीक है, राजा देव, ये बेसिकली अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे राजा देव को और राजा नारायण को, ठीक है, राजा नारायण।
हालांकि राजा नारायण ऑफ टिकरी, बाद में टिकरी स्टेट तो गद्दार निकल गया, लेकिन इन सबको जोड़ने की ये उसी समय से कोशिश कर रहे थे। तो 1845 में एक सेक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वीर कुंवर सिंह के द्वारा शुरू किया गया था, और दानापुर के ऑब्वियस सी बात है ये बेसिकली शुरू हुआ था। और ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने आर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जगदीशपुर में स्टेट कर दी। जगदीशपुर इन्होंने क्या बना दिया था? तो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि जो हथियार बनाने का जो है, और आधुनिक हथियार, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ना है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी देख चुका था 1757 के बारे में, जानते थे कि बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सर, यहां पे हम लोग जो पुरानी पद्धति से लड़े जिसके कारण हमको हार का मुंह देखना पड़ा। तो इनको ऑलरेडी पता था कि हमको एक नई पद्धति, एक नए सोच, एक नए जाबाज योद्धा के साथ लड़ना है। तो अल्टीमेटली इन्होंने ऐसा किया था। और ऑब्वियस सी बात है, समझिए इतने दूरदर्शी थे कि इन्होंने 20,000, आपको क्या लगता है 20,000 सेना के लिए अगले 6 महीने का खाना पीना एक दिन में थोड़ी होता है? एक दिन में थोड़ी बोलता है। अपने घर में 5 लोग रहता है, घर में 5 लोग रहता है, उसका 6 महीने का राशन नहीं रखता है जनरली लोग घर में। ये 20,000 सैनिक का 6 महीने का खाना, तो इनका प्लानिंग जो है 1845 से ही चल रहा था कि अंग्रेज भाई इस टाइप का कर रहे हैं। इनके भाई थे अमर सिंह, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके भाई अमर सिंह, इन्होंने भी एक अहम योगदान निभाया, अमर सिंह। और इनके जो भतीजे थे जिनके बात हम करते हैं, तो इनके भतीजे थे रीत भजन सिंह और साथ ही साथ हरिकिशन सिंह। तो ये सब कुछ ऐसे शख्स थे जो, यानी कि भाई अमर सिंह, रीत नारायण सिंह, भतीजे इनके निशान सिंह और जय किशन सिंह, ये इनके भतीजे थे, जिन्होंने क्या किया कि भाई इनके साथ इनका सपोर्ट दिया इस विद्रोह में, और जबरदस्त तरीके से इन्होंने विद्रोह में किया। अब आते हैं अपने कहानी के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि 25 जुलाई 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, खासकर दानापुर कैंटोनमेंट एरिया में, इन सारे के सारे कहाँ बताया था, हाँ, ये सारे के सारे दानापुर कैंट में ये लोग अपने साथ कार्टिलेज को, बंदूक को, गोला बारूद को, जितना भी चीज है, इस सबको लूट मार करके कहाँ आ गए थे? सबको लूट मार करके पहुंच गए अपने नेता के पास। और नेता कौन थे? तो बिहार का शेर, यानी कि वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह कोई आम इंसान नहीं है, यह है बिहार का शेर। वीर कुंवर सिंह हमेशा एक एग्जाम्पल दिए करते थे, किसका? तो ये एग्जाम्पल दिया करते थे देसी मांगुर मछली का। कि मांगुर मछली की एक खास बात है कि जो मांगुर मछली है, जो देसी मांगुर, नकली वाला मांगुर नहीं जो बेकार है, देसी मांगुर की एक खास बात है कि घटिया से घटिया पानी में भी इसको रख दो तो अपने लाइफ को सस्टेन कर सकता है। तो हमेशा उनका एग्जाम्पल देते थे कि हम जो बिहार है वो देसी मांगुर की तरह। कहने का मतलब है कि बिहार में जो सारी चीजें वो क्या है, तो देसी मांगुर की तरह। मतलब कि आप जो है हमको, मतलब समझ लीजिए कि आप क्या हमको कीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि आप जो है हमको मान के चलिए कि जैसे लेटर सपोज इमेजिन कीजिए कि आप जो है कि हमको किस टाइप, किसी भी टाइप के सिचुएशन में रख दीजिए, लेकिन हम वहां से निकल पड़ेंगे, ये इनका मेन कॉन्सेप्ट था। और होता भी कुछ वैसा ही है। आपको बताते चलें कि जो दानापुर के कैंटोनमेंट एरिया है, ये यहाँ के सिपाही जो है आ जाते हैं, और 26 से 27 जुलाई को, 26 से 27 जुलाई को जो सिपाही हैं, इन सिपाहियों ने ऑफिशियली, यानी कि औपचारिक रूप में वीर कुंवर सिंह के साथ एज ए गठबंधन के रूप में हम लोग को नजर आ जाते। एक सेकंड जरा रुकिएगा, बस हार्डली एक सेकंड। और आइए, तो हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि जो वीर कुंवर सिंह है, उस वीर कुंवर सिंह की बात जब हम करते हैं, तो फॉर्मली जो है सिपाहियों के साथ 26 से 27 जुलाई को इन लोगों ने क्या किया, तो मतलब समझिए कि एक फॉर्मली अलाइन जो है सिपाहियों के साथ किया। और इसके बाद एक बड़ी एक ऐतिहासिक लड़ाई होती है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ बीबीगंज। आगे लिखा है क्या? हाँ, आइए यहां से करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चले, इन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बैटल ऑफ बीबीगंज। तो बीबीगंज के बारे में आपको बताते चले, लगभग जगदीशपुर से तकरीबन तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जगदीशपुर से पड़ता है। और ये बैटल ऑफ बीबीगंज बेसिकली था क्या, तो इसमें जो है मेजर विंसेंट अय्यर जो है, ये बेसिकली उस समय में मेजर विंसेंट अय्यर, जो विंसेंट अय्यर है, इसने क्या किया कि भाई अब बैटल ऑफ बीबीगंज में लोग करते क्या है, तो इसमें जो जगदीशपुर स्टेट है, इस जगदीशपुर स्टेट को वापस से सबसे पहले रिगेन करते, बोलते अपने घर को सबसे पहले रिगेन करना है। तो अंग्रेज लोग हल्के में इनको लेता है। विंसेंट अय्यर को एक छोटी सी सेना लेके भेज देता है, जाइए भाई इसको लड़िए। अब विंसेंट अय्यर भी एकदम पूरा एकदम पहुंचता है ताव में। वीर कुंवर सिंह बोलते आओ बेटा आजा, तोरे यार दिखाओ कि भाई का दम्बा हम्मा में।
और उसके बाद फिर उसके बाद आपको भी पता है विंसेंट अय्यर को इतना मार मारते हैं इनकी सेना को कि बेचारा विंसेंट अय्यर क्या हो जाता है, डाइड। विंसेंट अय्यर मारा जाता है। तो पहला लड़ाई था बैटल ऑफ बीबीगंज। पूछ लेगा बैटल ऑफ बीबीगंज किससे संबंध है, तो वीर कुंवर सिंह से बैटल ऑफ बीबीगंज संबंध है। और इन्होंने जगदीशपुर स्टेट को वापस से रिगेन करने के लिए जो किया। अब देखिए होता क्या है कि ये होता है क्या है कि मेजर विंसेंट अय्यर आते हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि वीर कुंवर सिंह को एक चीज हो जाता है क्या कि वीर कुंवर सिंह को कुछ समय के बाद ऑब्वियस सी बात है जब अंग्रेज लोग आते हैं तो इतना तो ये तो क्लियरिटी हो जाती है कि भाई अकेले जो है इस युद्ध को लड़ पाना मुश्किल है। तो अकेले जो है इस युद्ध को लड़ पाना जो है मुश्किल है। और इसी अकेले जब इस युद्ध को लड़ पाना मुश्किल है तो फिर जाते हैं अपने साथ एक अलायंस को बनाने के लिए। इनके अलायंस का जर्नी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ये निकलते हैं कहाँ पे, तो जगदीशपुर से रीवा। रीवा आज के प्रेजेंट डे पड़ता है मध्य प्रदेश में। हालांकि रीवा का जो राजा था डरपोक्का था, तो रीवा के राजा ने मना कर दिया। क्या मना कर दिया, वीर कुंवर सिंह को मदद देने से और एंटर करने से भी मना कर दिया। अंग्रेजों का चेला चपाटी था रीवा। फिर बोले कोई नहीं बेटा, हम जा रहे हैं दूसरा जगह, और बांदा पहुंचते हैं और राजा ऑफ रामगढ़ के साथ अलायंस करते हैं। इसके बाद कहां पहुंचते हैं, बांदा। बांदा में एक राजा होता है, थोड़ा सा निडर राजा था, जो कहा क्या, तो राजा ऑफ रामगढ़। तो रामगढ़ का राजा होता है। रामगढ़ के राजा को बताते कि भाई चलो अंग्रेजों के साथ थोड़ा सा तूफानी मचाया जाए, और इस रामगढ़ के साथ तूफानी करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है इसके बाद तूफानी उफानी करते हुए, और यहाँ पे खासकर गोरिल्ला वारफेयर काफी अच्छे से लड़ते हैं। गोरिल्ला वारफेयर कहने का मतलब छापामार युद्ध। छापामार युद्ध, तो छापामार युद्ध क्या होता है तो समझिएगा ध्यान से कि छापामार युद्ध में समझ लीजिए टेक्निकली होता क्या है कि जैसे कोई छुपा हुआ है। अब जैसे कोई छुपा हुआ है, अंग्रेज सवार अपनी सेना को लेकर के छुप करके मार किया फिर भाग गया। तो इस टाइप के छापामार युद्ध के लिए एकदम बांदा के राजा के साथ मिलकर के एकदम धुआं धुआं मचा देते हैं। उसके बाद कहाँ पहुंचते हैं, तो उसके बाद पहुंचते हैं लखनऊ। लखनऊ में इनको क्या मिलता है, तो रॉ ऑफ ऑनर यानी कि सम्मान मिलता है। लखनऊ में इनको क्या मिलता है, तो ऑनर मिलता है, सम्मान मिलता है, रॉ ऑफ ऑनर, और साथ ही साथ 12,000 रुपया कैश मिलता है कि भाई हम आपके साथ हैं। यहाँ की लोकल चेफ ने इनको कैश दिया कि हम आपके साथ हैं। और फिर उसके बाद इनको आजमगढ़ का फरमान भी मिल जाता है। और उसके बाद ये लड़ते हैं एक लड़ाई जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ आजमगढ़। और इस आजमगढ़ की लड़ाई में क्या कर देते हैं, आजमगढ़ को नेस्तो नाबूद कर देते हैं, अंग्रेजों का हवा टाइट यहाँ पे कर देते हैं। इसी बीच में ये बैटल ऑफ कानपुर भी लड़ते हैं। इसी बीच में अगर आप बताते चलें कि बैटल ऑफ जो कानपुर है, कानपुर ये किसके साथ, तो नाना साहेब के साथ मिलकर के बैटल ऑफ कानपुर जो है इसको ही लड़ते हैं। और उसके बाद अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि बैटल ऑफ कानपुर लड़ते हैं, और बैटल ऑफ कानपुर ये सब लड़ने के बाद और बैटल ऑफ लखनऊ करने के बाद इनका मन करता है कि चलो अब चलते हैं वापस से कहाँ, अपने स्टेट में वापस से। और इसके बाद ये पहुंचते हैं कहाँ पे, तो जगदीशपुर। हालांकि जगदीशपुर जब ये पहुंचते हैं बाबू, तो जगदीशपुर में उसी समय में अंग्रेजों की इनकी भनक लगती है। एक कैप्टन था जिसका नाम था कैप्टन डॉगलस। तो कैप्टन डॉगलस जो था ये वीर कुंवर सिंह के ऊपर अटैक कर देता है अचानक से। और इस समय में ये नदी पार कर रहे थे, जिसको हम जहां पे जो आज के प्रेजेंट डे का गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इस गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में शिवपुरी बैराज पड़ता है। इस शिवपुरी बैराज या शिवपुरी हम कह सकते हैं घाट के समय में नदी पार कर रहे होते हैं, अटैक करता है और बम फेंकने के क्रम में एक बम से घायल हो जाते हैं, और उनका जो एक हाथ है समझिए कि घायल हो जाता है। अब उनको पता था कि हाथ घायल हो गया है, अब इसका इलाज तो संभव नहीं है। और अगर मान के चले कि इसका इलाज हम करवाने के लिए बैठते तो इतना मेरे पास समय नहीं है, और अगर इसको ऐसे छोड़ देंगे तो होगा क्या कि भाई इसमें बीमारी इन्फेक्शन फैलेगा, तो जो हमको मरना है हफ्ता भर में हम 2 दिन में टें बोल जाएंगे। तो समझिए इतना शक्तिशाली आदमी कि अपना एक हाथ काटा और कहां फेंक दिया, गंगा नदी को समर्पित कर दिया कि गंगा मैया अपन भेद अंत्यचक्र स्वीकार करियो। तो गंगा मैया को इन्होंने समर्पित किया। और उसके बाद फिर पहुंचते हैं कहां पर, तो उसके बाद पहुंचते हैं आपके 23 अप्रैल का ऐतिहासिक दिन। 23 अप्रैल 1858 का ऐतिहासिक दिन। तो 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर स्टेट में पहुंचते हैं। जगदीशपुर स्टेट में पहुंचते हैं और वहां पे एक लड़ाई लड़ते हैं कैप्टन लीग्रांड के अगेंस्ट। और कैप्टन लीग्रांड के अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ते हैं और कैप्टन लीग्रांड को हरा देते हैं। समझ रहे हैं, एक हाथ इंसान के पास है और जज्बा जुनून देखिए, कैप्टन लीग्रांड की पूरी सेना को हरा देते हैं। और इन्हीं के सम्मान में 23 अप्रैल को प्रत्येक दिन प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं, वीर कुंवर सिंह डे। याद रखिएगा, इन्हीं के सम्मान में 23 अप्रैल 1858 को प्रत्येक वर्ष हम लोग वीर कुंवर सिंह दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, आपको बता दे चले 23 अप्रैल 2022 को ये शुरू हुआ। 23 अप्रैल
2022 से इसकी शुरुआत होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसकी शुरुआत होती है 23 अप्रैल 2022 से। और इसमें एक वर्ल्ड का गिनीज हुआ जब 78,200 ये भी एक रिकॉर्ड बना था इस दिन। 78,200 जो झंडे हैं उसको फहराए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? तो यहाँ पे आपको बताते चले कि नेशनल फ्लैग जो है इसको आपके जो दौलत मैदान है वहां पे फैलाया जाता है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उसी मतलब 2022 से हम लोग 23 अप्रैल को बुक कर दे कि भाई वीर कुंवर सिंह दिवस। याद रखिएगा कि वीर कुंवर सिंह ने इस दिन किसको हराया? लीग्रान को हराया। हालांकि इनकी मृत्यु 26 तारीख को हो जाती है और बड़ा ऐतिहासिक पल होता है। इनकी आखिरी इच्छा होती है कि मेरे आंखों के सामने जो अंग्रेजी झंडा है उसको उतारो और अपना स्टेट का, जगदीशपुर स्टेट का झंडा फहराओ। समझिए क्या जबरदस्त मौत रही होगी। तो एक ऐसी मौत जो जिंदगी से भी ज्यादा, मतलब जिंदा से भी ज्यादा, ठीक है, जिंदा से भी ज्यादा बड़ी थी, मतलब जिंदगी से भी ज्यादा बड़ी थी, ठीक है। एक ऐसी मौत जो जिंदगी से भी ज्यादा शानदार थी। एक इंसान, एक राजा, एक शेर, एक हाथ कटा हुआ है, आखिरी लड़ाई जीत चुका है, बैठा हुआ है, अपनी आखिरी सांसों को गिन रहा है। सामने बोलता है इस झंडे को हटाओ, अंग्रेजी झंडा हटाओ, जगदीशपुर स्टेट हटाओ। मेरी जीते जी एक आखिरी क्षणों में ये इच्छा है और लड़ाई को जीतता है। उस झंडे को हटाया जाता है और उनके सामने जगदीशपुर स्टेट का झंडा लगाया जाता है। और ये जो इनकी आखिरी इच्छा थी, तो ये था ऐसा बिहार का शेर जो कि अंग्रेजों का छक्का छक्का सुरा दिया अंग्रेजों का। हालांकि इनके मरने के बाद अमर सिंह ने भी काफी लंबे समय तक युद्ध को कंटिन्यू किया। और लंबे समय तक जब उन्होंने युद्ध को कंटिन्यू किया गुरिल्ला वारफेयर में, फिर हरि किशन सिंह जो हेड ऑफ आपके बहुत सारे गवर्नमेंट जो लोग बनाए थे एक अपना पैरेलल गवर्नमेंट, उसके हेड के रूप में जाने जाते हैं। बाद में बनारस के द्वारा जो है राजा ऑफ बनारस के द्वारा उनको पकड़े भी जाते हैं। तो ये थे बेसिकली बाबू वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड कहानी जो मैंने आपको बताया। देखिए मैप है, बांदा, रीवा, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, ठीक है। ये इनका मैप है जिस मैप के थ्रू ये जाते हैं। और हे गंगा मैया अपने प्यार की यह अंत्यचक भेंट स्वीकार करो, इस तरीके से अपने एक हाथ को उन्होंने काट करके गंगा मैया को समर्पित कर दिया। और अंतिम विजय और एक अंतिम स्वतंत्र जो कि 23 अप्रैल 1857 में अंतिम प्रहार, यानी कि एक हाथ कटने के गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन लीग्रांड की ब्रिटिश सेना को बुरी तरीके से इन्होंने कुचल दिया। और ये थी ताकत बाबू वीर कुंवर सिंह की, जिन्होंने इस प्रकार की रणनीति और अटूट संघर्ष, इसके बाद अमर सिंह, छापामार युद्ध, इस सब सारी चीजों पे गए थे। और बिहार विद्रोह का एक जबरदस्त केंद्र के रूप में हम लोग को नजर आता है। ये कुछ नाम है जैसे अमरातू से अमर सिंह, अरवल से हेतम सिंह, छपरा से मोहम्मद हुसैन खान, ये लड़ रहे थे विद्रोह में। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, अमर सिंह, जहानाबाद से अहमद अली खान, नवादा से नाना साहिब, हैदर अली खान, पटना से पीर अली, अली करीम, राजगीर से मेहदी अली खान, हुक्कू सिंह, मुक्कू सिंह, रोहतास से अमर सिंह। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जिसके बारे में मैं आपको कहेंगे जो वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड किताबें हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, इस नाम को याद रखिएगा। के दत्ता की बायोग्राफी ऑफ वीर कुंवर सिंह। के दत्ता ने लिखा एक बड़ी खूबसूरत सी किताब वीर कुंवर सिंह। अब बताएंगे, देखिए हम अपना सोर्स बता दें जिस सोर्स के आधार पर मैंने इस वीडियो को बनाया है। बायोग्राफी ऑफ वीर कुंवर सिंह, के दत्ता की बड़ी अच्छी किताब है बायोग्राफी ऑफ वीर कुंवर सिंह। कभी सिलेक्शन के बाद जरूर पढ़िएगा बायोग्राफी ऑफ वीर कुंवर सिंह, के दत्ता की। दूसरी किताब मथुरा प्रसाद दीक्षित की बाबू कुंवर सिंह, मथुरा प्रसाद दीक्षित की बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। तीसरी किताब जो हम बोलेंगे वो है डॉक्टर एस सी सेन की राजपूत ऑफ शाहदाम, एस सी सेन की राजपूत ऑफ शाहबाद, ठीक है, राजपूत ऑफ शाहबाद, ठीक है। इसके बाद आपको बताते चले कि अच्छा वीर कुंवर सिंह उज्जैनी राजपूत थे। आपको ये भी चीज बताते चले वीर कुंवर सिंह क्या थे? उज्जैनी राजपूत थे। वही उज्जैनी डायनेस्टी जो चेरो डायनेस्टी को एलिमिनेट करके बनता है सहसबल, जो राजा भोज ये सब करता है। और राजा साहेबजादा के पुत्र थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? राजा साहेबजादा। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, राजा साहेब ज्यादा क्या थे? तो वीर कुंवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? राजा साहेब ज्यादा, ठीक है। इसके बाद आपको बताते चले 1992 में इनसे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट, तो यूनिवर्सिटी जो था एक ओपन अप किया गया, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, जो आज भी आपको मौजूद है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में। इसके अलावा आरा छपरा ब्रिज का वीर कुंवर सिंह सेतु, जो आरा छपरा ब्रिज है,
इसका नाम क्या रखा गया? वीर कुंवर सिंह सेतु। तो आरा छपरा ब्रिज का नाम रखा गया वीर कुंवर सिंह। एक हार्डिंग पार्क है पटना में, पटना में जो बच्चा के जानते हैं हार्डिंग पार्क है, तो हार्डिंग पार्क जो पटना में है इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? तो वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क। याद रखिएगा, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क। तो ये बेसिकली क्या थे? तो वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। हमारे इस इंडिपेंडेंट वीक में इस टाइप की सीरीज जो है आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेड बैच के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर और सही अंदाज में करना, तो आप सभी लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं हमारे फ्रीडम डे के इस उपलक्ष्य में एक हमारा फ्रीडम छूट। दोस्तों, हम लोग आजाद भले ही 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों से हुए, लेकिन अगर हमें वास्तविक में विश्वगुरु बनना है तो सही दिशा में शिक्षा, सही दिशा में एक सही टेम्परेचर में एक सही टेम्परेट के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आपका आगे बढ़ना, सिर्फ आपका आगे बढ़ना नहीं, आपके साथ आपका परिवार, आपका राज्य, आपका जिला, आपका देश भी आगे बढ़ेगा। तो आपके इसी उपलक्ष्य में आपको मदद करने के लिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम और बीपीएससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं हमारा फ्रीडम छूट। अभी हमारा फ्रीडम छूट क्या है? तो इसमें आपके हमारे जो भी बैच हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंग्लिश मीडियम का बैच है जो बेसिकली बाइलिंगुअल है, यानी कि आरंभ बैच, या फिर हमारा हिब्युदय बैच जो कि हमारा फाउंडेशन बैच है 73rd और 74th बीपीएससी के बच्चों को टारगेट करता है हिंदी मीडियम में। आलेखन बैच जो 72nd बीपीएससी मेंस के बच्चों को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, सारथी बैच जो एमसीक्यू का बैच, और निर्णायक बैच जो हमारा टेस्ट सीरीज है, इन सब में आपको विशेष छूट मिलेगा। आपको बताते चले, हमारा आलेखन बैच आपको 6,999 में, जो कि मेंस का पूरा एकदम फुल्ली हम कह सकते हैं कि डेडिकेटेडली आपका आंसर राइटिंग का बैच है। हमारा क्रैश कोर्स जो है प्रीलिम्स का, ये 4500 में आपको मिल जाता है। साथ ही साथ हमारा फाउंडेशन बैच अगर आप लेते हैं तो ये सारे के सारे बैच इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। हमारा फाउंडेशन बैच 13,000 में आपको मिल जाता है हमारे इस फ्रीडम के उपलक्ष्य में, और जो हमारा हिंदी मीडियम का बैच है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। तो आदि लाइव कोड लगा करके आप मेरे मेंटरशिप में जुड़ सकते हैं। अगर आपको बैच से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का जानकारी चाहिए, मेरा नंबर है 8789847319, आप इस पे हमको व्हाट्सएप कर देंगे। इसके अलावा मेरे भाई आपको बताते चलें कि आपको मेरे मेंटरशिप में आइएगा, आदि लाइव के थ्रू आइएगा, तभी आपको ये सब फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें मैं आपको हर एक टॉपिक का आंसर राइटिंग, लिखना, बताना, समझाना, कैसे स्ट्रक्चर किया जाए वो सब बता देता हूं। क्योंकि मैं आपको कई बार बता रखा हूं, जो शिक्षक, जो संस्थान आपको मेंस आंसर राइटिंग की तरफ प्रेरित नहीं कर रही है, वो महज आपको बीपीएससी का तैयारी सिविल सर्विस का तो नहीं करा रही है, वो पता नहीं किसी और का करवा रही है। लेकिन आपको अगर बीपीएससी एग्जाम निकालना है तो आंसर राइटिंग आपको करना ही होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत 8789847319 एक बार हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, और मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत आपको ही मिलेगा। दिस इज हाउ वी चेक योर आंसर। और हम वो संस्थान है जो हम चाहते हैं कि आप एग्जाम को क्लियर करें, इसलिए हम आपके आंसर राइटिंग हो या हर एक पहलू हो, उन सब के ऊपर विशेष ध्यान करते हैं। आप अगर मेरे मेंटरशिप में आते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको हर एक टॉपिक का आंसर राइटिंग जो है, नोट्स जो है, मैं अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करा देता हूं। आप देखिए, मुझे तो आंसर राइटिंग नहीं लिखना है, लेकिन आप देखिए हर एक टॉपिक का आप देखिए कि आंसर राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड है, दिख रहा होगा आपको। हर एक टॉपिक का प्रीलिम्स का नोट, मेंस का नोट्स आप देख सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी जैसे वास्ट सब्जेक्ट को भी अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट। देखिए हिंदी में भी नोट्स है आपके, कैसे फोटो बनाया जाए, कैसे डायग्राम बनाया जाए, इंग्लिश में भी नोट्स है। ठीक है, मेंस में अगर आप देखेंगे, मेंस वाले कॉलम में जाकर के, तो ये आपको मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत ही मिलता है। आप देखिए कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या पॉलिटी का, कैसे आपके फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे आपके डायग्राम का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इसके पीछे का पैमाना है, कैसे ग्राफ बना करके आंसर को सुंदर बनाया जा रहा है, क्या इसके पीछे का है। तो ये सब कुछ जो है हम लोग आपके समक्ष करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन बैच में है क्या? तो जैसे लेटर सपोज कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, सीडीएम इन बिहार, कैसे हमारा सिस्टम समझिए। अब इस टॉपिक को मैंने आपको पढ़ाया, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश मीडियम में, नोट्स, क्लास नोट्स बना। उसके बाद आपको इस बैच में मिलता है एक मेंटोर। मेंटर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करवाएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड क्रक्स मटेरियल देगा, इस टॉपिक से रिलेटेड हैंड रिटेन नोट्स देगा। देन उसके बाद यू विल रियलाइज कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो देगा विद सैंपल आंसर। आप उसको देखेंगे, लिखेंगे, एंड लिखने के बाद आपका वो कॉपी चेक करेगा। आपकी उस कॉपी को चेक करने के बाद आप आदि लाइव कोड लगाए हैं अंडर माय मेंटरशिप, तो मैं वो आपको सुधार करके देगा। आप दोबारा लिखेंगे, हम आपके कॉपी को चेक करेंगे और अपना हैंड रिटेन नोट्स इस टॉपिक से रिलेटेड देंगे। इस टाइप का आपका सिविल डिसीजन मोमेंट का प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार का तैयार होगा, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और कुछ इसी टाइप से हम लोग 900 प्लस टॉपिक्स को और
1000 प्लस कीवर्ड्स को बिल्कुल अच्छे से आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में कवर अप कराते हैं अगले 6 से 8 महीने। ऐसे बच्चे जो 72वीं बीपीएससी दे रहे हैं, तो उनको प्रीलिम्स का कोर्स में इसमें इंक्लूड करा देंगे। बाकी जो 73वीं 74वीं वाले बच्चे हैं, उनको एग्जाम से 4 महीना पहले डेडिकेटली हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम से 4 महीना पहले प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स देते हैं, 2 महीने का एमसीक्यू बैच, साथ ही साथ एनसीईआरटी का भी रिकॉर्डेड कोर्स इसमें आपको मिल जाता है। मेरे भाई आपको बताते चले, एनसीईआरटी आप सबने पढ़ने का प्रयास किया होगा लेकिन कोई खत्म नहीं कर पाया। कारण क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली क्लास 6 से 12 के बच्चों के लिए बनी है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें आपको देते हैं। साथ ही साथ आपको 5100 एमसीक्यू का प्रैक्टिस और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन इसमें मिल जाता है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपका प्रीलिम्स तो डेफिनेटली निकलेगा। तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स निकला, 100% स्कॉलरशिप के साथ आपको हम पूरा का पूरा फी रिफंड कर देते हैं। बिल्कुल सही, प्रीलिम्स निकलने पे 100% स्कॉलरशिप के साथ आपका पूरा का पूरा फी रिफंड। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, तो आपको मेंस का डेडिकेटली 4 महीने का डेडिकेटली आंसर राइटिंग, क्योंकि आपका पूरा टॉपिक मेंस का भी कंप्लीट है, डेडिकेटली आंसर राइटिंग। उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इतना सब कुछ आपको इस बैच में मिलता है। तो अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे करेंगे, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप जैसे गए, यहाँ पे जाने के बाद आपका स्टेट पीसीएस में बिहार, बिहार में देखिए आरएम बैच, इसमें बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपके समझ कोड आएगा, तो कोड आपको क्या लगाना है, ADILIV, याद रखिएगा। कोड आप आदिलाइव ही लगाएंगे, ठीक है। प्लेटिनम वाला ही बैच लेंगे, यहाँ पे अपना लैंग्वेज चुन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोड आपको क्या लगाना है, ADILIVE ही लगाना है, ठीक है। और आप जो है ये आपको 13,000 में मिल जाएगा हमारे ऑफर में। और आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 87898473 8789847319, ठीक है। 8789847319। आपको मेरे मेंटरशिप में चाहिए तो इस पे हमको एक बार व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा सर आपका मेंटरशिप मिला ही नहीं, ठीक है। 8789847319। बाकी अगर आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो जो नंबर है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। ये नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, नीचे जो चल रहा है 9289996924, 9289996924, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। और व्हाट्सएप करके इस चीज को क्लियर बोल दीजिएगा कि भाई अ, हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने अच्छे से एंजॉय किया। अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।